नमस्कार। पिछले दिनों मॉरिशस के प्रधानमंत्री भारत में थे, वाराणसी भी गए और उन्होंने एक बात कही जो काफ़ी अहम है। उन्होंने कहा कि भारत मॉरिशस के सामाजिक आर्थिक विकास में हमेशा मतलब हर उतार चढ़ाव में एक भरोसेमंद साथी रहा है। हाँ, ये बात सुनने में शायद औपचारिक लगे पर ये असल में भारत मॉरिशस रिश्ते की गहराई दिखाती है। बिल्कुल, ये सिर्फ दो सरकारों का रिश्ता नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें इतिहास है, संस्कृति है, लोगों का जुड़ाव है और हाँ, साझा रणनीतिक हित भी हैं। ये दशकों पुराना, लगातार मजबूत होता रिश्ता है। तो आज हम इसी बहुआयामी रिश्ते की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। हमारे पास हिंदुस्तान टाइम्स का एक लेख है, भारत मॉरिशस संबंध, सशक्त साझेदारी और भविष्य की दिशा। हाँ, और इसी के आधार पर हम देखेंगे कि इस साझेदारी का इतिहास क्या है, आज क्या स्थिति है आर्थिक, रणनीतिक, सांस्कृतिक तौर पर, और हाँ, चुनौतियां और भविष्य की राह क्या हो सकती है। हाँ, तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हाल की प्रधानमंत्री यात्रा से। जैसा आपने कहा, वो सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं थी, कई अहम घोषणाएं हुईं। हाँ, जैसे वो विशेष आर्थिक पैकेज की बात हुई, पोर्ट लुई का विकास, चागोस मरीन संरक्षित क्षेत्र की निगरानी, ये सब इसमें शामिल हैं। हाँ, और इसके अलावा भी बुनियादी ढांचा, रोजगार और खासकर स्वास्थ्य पर बहुत जोर रहा। मुझे वो जन औषधि केंद्र वाली बात बहुत दिलचस्प लगी। भारत के बाहर पहला केंद्र मॉरिशस में, ये तो वाकई एक बड़ा कदम है। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि भारत अपने जो सफल विकास मॉडल है, जैसे सस्ती दवाएं उपलब्ध कराना, उन्हें अपने करीबी साथियों के साथ साझा करने को तैयार है। सही कहा। और साथ ही मॉरिशस में आयुष उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना में भारत का सहयोग, ये दिखाता है कि पारंपरिक चिकित्सा में आपसी विश्वास दिखाता है। स्वास्थ्य के अलावा वो जमीनी स्तर पर विकास की भी बात हुई है ना, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का दूसरा चरण। हाँ, हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। और ये सिर्फ प्रोजेक्ट्स तक ही नहीं है। भारत मिशन कर्मयोगी के जरिए मॉरिशस की सिविल सर्विस की क्षमता बढ़ाने में भी मदद करेगा। अच्छा। ये एक तरह से इंस्टीट्यूशनल लेवल पर एक्सपर्टीज शेयर करना है, जिससे गवर्नेंस और बेहतर हो सके। और फिर भविष्य के क्षेत्र भी हैं, ऊर्जा, अंतरिक्ष, वो 17.5 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने की बात हुई। हाँ, और सोचिए एक द्वीप देश के लिए जहां जमीन सीमित है, फ्लोटिंग सोलर कितना अहम है। ये क्लीन एनर्जी तो देगा ही, रिन्यूएबल एनर्जी के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता भी दिखाएगा। सही बात है। इसी तरह अंतरिक्ष सहयोग का जो समझौता है, वो सैटेलाइट टेलीमेट्री, नेविगेशन, रिमोट सेंसिंग में मॉरिशस की क्षमता बढ़ाएगा, और ये समुद्री निगरानी के लिए बहुत जरूरी है। तो ये तो हुई हाल की बातें, लेकिन जैसा आपने कहा, इस रिश्ते की जड़ें तो बहुत पुरानी हैं। मतलब मॉरिशस की आज़ादी से भी पहले 1948 में ही भारत ने डिप्लोमेटिक संबंध बना लिए थे। बिल्कुल सही, और ये ऐतिहासिक नींव वक्त के साथ मजबूत ही हुई है। एक बड़ा उदाहरण है 2021 का CECPA समझौता। हाँ, भारत मॉरिशस व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता। और ये इसलिए खास है क्योंकि ये किसी अफ्रीकी देश के साथ भारत का बिल्कुल पहला ट्रेड एग्रीमेंट था। किसी अफ्रीकी देश के साथ पहला, ये तो भारत की अफ्रीका पॉलिसी के लिए भी बड़ा संकेत हुआ है ना। हाँ, ये सिर्फ एक व्यापार समझौता नहीं है। ये दिखाता है कि भारत अफ्रीका को सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर के तौर पर देखता है, और मॉरिशस इस रणनीति में एक अहम कड़ी है। और अब तो इसे 2025 तक उन्नत सामरिक साझेदारी यानी एडवांस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने की बात है। हाँ, ये उन्नत सामरिक साझेदारी, इसका असल मतलब क्या है? ये सामान्य साझेदारी से अलग कैसे है? देखिए, इसका मतलब है कि अब सहयोग से व्यापार, निवेश, संस्कृति तक ही नहीं रहेगा, बल्कि रक्षा, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद से लड़ाई, क्षेत्रीय स्थिरता, इन जैसे संवेदनशील और रणनीतिक मुद्दों पर सहयोग और गहरा होगा। अच्छा। ये दिखाता है कि हिंद महासागर में दोनों देशों के साझा हित है और चुनौतियां भी बढ़ रही हैं जिन्हें मिलकर संभालना है। चलिए अब जरा आर्थिक पहलू पर आते हैं। व्यापार की बात करें तो भारत मॉरिशस के लिए कितना अहम है? भारत मॉरिशस का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। 2024 के आंकड़ों को देखें तो मॉरिशस के कुल इंपोर्ट का करीब 11% भारत से आता है। और भारत क्या भेजता है मुख्य रूप से? भारत से ज्यादातर पेट्रोलियम उत्पाद, फार्मा, अनाज, कपास जैसी जरूरी चीजें जाती हैं। हाँ, और मॉरिशस से भारत क्या लेता है? मॉरिशस से भारत वनीला, कुछ मेडिकल उपकरण, एल्यूमिनियम एलॉय, रिफाइंड कॉपर जैसी चीजें आयात करता है। हाँ, ये बात सही है कि व्यापार संतुलन अभी भारत के पक्ष में ज्यादा है, लेकिन CECPA जैसे समझौतों से इसे और संतुलित और डाइवर्सिफाई करने की कोशिश है। अब यहाँ एक और बहुत दिलचस्प बात आती है निवेश की।
मॉरिशस एक लंबे समय तक भारत में एफडीआई का बहुत बड़ा सोर्स रहा है। हाँ, ये आंकड़ा वाकई हैरान करने वाला है। 2000 से 2025 के बीच करीब 180 बिलियन डॉलर का निवेश मॉरिशस के रास्ते भारत आया। 180 बिलियन डॉलर, ये तो कुल एफडीआई का लगभग चौथाई हिस्सा था। बिल्कुल, और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी भारत और मॉरिशस के बीच की डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी यानी डीटीए। हाँ, डीडीए। उस समझौते ने मॉरिशस को भारत में निवेश के लिए एक बहुत आकर्षक रूट बना दिया था। हालांकि हाल के सालों में उस समझौते में कुछ बदलाव हुए हैं और दुनिया भर में टैक्स नियमों में सख्ती आई है, तो उस रास्ते से आने वाले निवेश में थोड़ी कमी आई है। तो क्या डीटीए में बदलाव के बाद मॉरिशस का महत्व कम हो गया है निवेश के लिहाज से? पूरी तरह से नहीं। देखिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 में भी सिंगापुर के बाद मॉरिशस भारत में एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा सोर्स था। अच्छा, अभी भी दूसरे नंबर पे? हाँ, ये दिखाता है कि रूटिंग का तरीका भले ही बदला हो, मॉरिशस अब भी भारत के लिए एक महत्वपूर्ण फाइनेंशियल लिंक है, खासकर उन कंपनियों के लिए जो अफ्रीका में जाना चाहती हैं। अब जोर सिर्फ टैक्स बचाने पर नहीं बल्कि वास्तविक आर्थिक गतिविधि पर है। आर्थिक और रणनीतिक संबंधों के अलावा इस रिश्ते की एक और बहुत मजबूत कड़ी है, वो है कल्चर और लोगों के बीच का जुड़ाव। बिल्कुल, भारत मॉरिशस में स्वास्थ्य, शिक्षा, सांस्कृतिक संरक्षण में लगातार मदद करता रहा है। वहाँ का महात्मा गांधी संस्थान, भारतीय सांस्कृतिक केंद्र, ये शानदार उदाहरण है। हाँ, मैंने पढ़ा है कि भारतीय सांस्कृतिक केंद्र तो विदेशों में भारत का सबसे बड़ा केंद्र है। 2500 से ज्यादा छात्र हर साल वहां जाते हैं। हाँ, बिल्कुल, ये संस्थान एक तरह से कल्चरल ब्रिज का काम करते हैं। और मॉरिशस में जो भारतीय मूल की आबादी है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। करीब 26,000 भारतीय नागरिक और 13,000 ओसीआई कार्ड होल्डर हैं वहाँ। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो हुई है वो ये कि भारतीय मूल के मॉरिशस वासियों के लिए ओसीआई कार्ड की पात्रता 7 पीढ़ियों तक बढ़ा दी गई है। 7 पीढ़ियों तक? ये तो बहुत बड़ी बात है। ये बहुत अहम और संवेदनशील कदम है। ये दिखाता है कि भारत और मॉरिशस के बीच पीढ़ी दर पीढ़ी कितने गहरे पारिवारिक और सांस्कृतिक रिश्ते चले आ रहे हैं, और ये भविष्य के लिए भी इस जुड़ाव को मजबूत करता है। सही कहा। और साथ में भारतीयों के लिए वीजा मुक्त एंट्री और मॉरिशस वासियों के लिए मुफ्त वीजा, ये सब टूरिज्म और लोगों के आपसी मेलजोल को बहुत बढ़ावा देता है। तो ये जो गहरा सांस्कृतिक और आर्थिक जुड़ाव है, इसके साथ साथ मॉरिशस का रणनीतिक महत्व भी भारत के लिए बढ़ रहा है। खासकर हिंद महासागर में भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति और विजन सागर के लिए मॉरिशस इतना जरूरी क्यों है? देखिए, अगर हम मैप पर देखें तो पश्चिमी हिंद महासागर में मॉरिशस की लोकेशन बहुत स्ट्रैटेजिक है। ये अहम इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स पर है। हाँ, तो भारत के लिए मॉरिशस इस इलाके में समुद्री सुरक्षा बनाए रखने, अपनी नेवल प्रेजेंस रखने और निगरानी क्षमता बढ़ाने में एक नेचुरल पार्टनर है। और शायद चीन का जो बढ़ता प्रभाव है उसे बैलेंस करने में भी मॉरिशस की भूमिका है। निश्चित तौर पर हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मिलिट्री और इकोनॉमिक मौजूदगी को देखते हुए मॉरिशस जैसे मित्र देशों के साथ मजबूत साझेदारी भारत के हित में है, और भारत एक्टिवली मदद भी कर रहा है मॉरिशस की समुद्री सुरक्षा क्षमता बढ़ाने में। जैसे एकीमी जैसे जॉइंट एक्सरसाइज होते हैं, मॉरिशस कोस्ट गार्ड को गश्ती जहाज और दूसरे उपकरण देना, ये सब चल रहा है। ये तो ही भारत के लिए मॉरिशस की अहमियत। मॉरिशस के लिए भारत का क्या महत्व है? मॉरिशस के लिए भारत एक बहुत भरोसेमंद और सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर है। पिछले 10 साल में ही भारत ने मॉरिशस को $1 अरब से ज्यादा की मदद दी है। $1 अरब? हाँ, और इसके अलावा भारत मॉरिशस का जो विशाल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है EEZ, उसकी निगरानी और सुरक्षा में बहुत अहम मदद करता है, और ये मॉरिशस की इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। और संकट के समय भारत की भूमिका तो हमने देखी है कई बार। बिल्कुल, चाहे वो 2020 का वाकाशियो तेल रिसाव हो जिसमें इतना बड़ा पर्यावरणीय नुकसान हुआ था। हाँ, वो तो बहुत भयानक था। या 2024 का चक्रवात चिडो, या फिर कोविड महामारी, हर बार भारत सबसे पहले मदद पहुंचाने वालों में रहा है। ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका सिर्फ एक पॉलिसी नहीं बल्कि जमीन पर दिखती है। सही बात है। और एक और बात, मॉरिशस अफ्रीकी महाद्वीपीय मुफ्त व्यापार क्षेत्र AFCFTA का मेंबर है, तो वो भारत के लिए अफ्रीका में व्यापार और निवेश का एक गेटवे भी बनता है। ये साझेदारी तो काफी मजबूत दिखती है, लेकिन क्या इसमें कोई चुनौतियां भी हैं? लेख में मॉरिशस की भारतीय सहायता पर निर्भरता का जिक्र था। हाँ, ये एक पहलू है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। देखिए, भारत की मदद मॉरिशस के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं।
लेकिन किसी भी देश के लिए ये अच्छा होता है कि वो अपनी इकोनॉमी और विदेशी संबंधों को डाइवर्सिफाई करे, ताकि किसी एक देश पर बहुत ज्यादा निर्भरता ना रहे। हाँ, ये एक संतुलन बनाने वाली बात है। बिल्कुल, ये एक नाजुक संतुलन है जिसे मॉरिशस को साधना होगा। एक और बड़ी चुनौती जिसका जिक्र बार बार आता है वो है एक क्षेत्र में बढ़ती जियोपॉलिटिकल कंपटीशन, खासकर चीन का प्रभाव। हाँ, ये बिल्कुल सही है। चीन मॉरिशस में काफी निवेश कर रहा है। जिनफे स्मार्ट सिटी है, बंदरगाहों का विकास है। तो मॉरिशस के लिए भारत, चीन, फ्रांस, अमेरिका जैसे कई देशों के साथ अपने रिश्तों में संतुलन बनाए रखना एक चुनौती है। और चीन का बढ़ता आर्थिक और सामरिक दखल भारत के लिए निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है। इस पर नजर रखनी होगी। लेख में एक और बात उठाई गई है कि भारत के जो आर्थिक संबंध हैं मॉरिशस से, उनमें प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी थोड़ी सीमित है। ऐसा क्यों है? हाँ, ये देखा गया है। ऐतिहासिक रूप से भारत मॉरिशस इकोनॉमिक कोऑपरेशन में सरकारी कंपनियों मतलब PSUs का दबदबा रहा है। प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को और बढ़ाने की काफी गुंजाइश है। इससे क्या फायदा होगा? इससे न केवल व्यापार और निवेश में और विविधता आएगी, बल्कि इनोवेशन और कंपटीशन को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा वो समुद्री सुरक्षा वाले पारंपरिक खतरे तो हैं ही। हाँ बिल्कुल, हिंद महासागर में समुद्री डकैती, ड्रग्स की तस्करी, अवैध मछली पकड़ना यानी IUU फिशिंग, ये चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। इनसे निपटने के लिए लगातार सहयोग और इंटेलिजेंस शेयरिंग जरूरी है। और व्यापार बढ़ाने में कुछ प्रैक्टिकल दिक्कतें भी हैं। हाँ, जैसे हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट और सीधे शिपिंग रूट्स का कम होना। ये व्यावहारिक बाधाएं हैं जिन्हें दूर करने पर काम करना होगा। तो इन चुनौतियों और संभावनाओं को देखते हुए आगे इस साझेदारी को और मजबूत करने के लिए क्या किया जा सकता है? भविष्य की राह क्या दिखती है? कई चीजें हैं। एक तो जो CECPA समझौता है, उसके दायरे को और बढ़ाया जा सकता है। उसमें सर्विसेज, फिनटेक, डिजिटल ट्रेड जैसे नए उभरते हुए सेक्टर्स को शामिल किया जा सकता है। अच्छा। दूसरा, भारत और मॉरिशस के बीच मॉरिशस रुपया पेमेंट सिस्टम शुरू करने की बात चल रही है। अच्छा। अगर ये होता है तो इससे व्यापार, टूरिज्म, निवेश सबको बहुत फायदा होगा। और मॉरिशस को अफ्रीका के लिए भारत का फाइनेंशियल गेटवे बनाने की बात भी है। हाँ बिल्कुल, मॉरिशस का फाइनेंशियल सेक्टर काफी मजबूत है और अफ्रीका के साथ उसकी अच्छी कनेक्टिविटी है। इसका फायदा उठाते हुए उसे भारत के लिए अफ्रीका में निवेश का एक गेटवे बनाया जा सकता है, खासकर टेक्नोलॉजी, AI, फाइनेंशियल सर्विसेज में। इसके लिए शायद प्राइवेट सेक्टर को भी पुश देना होगा। हाँ, भारतीय प्राइवेट सेक्टर को मॉरिशस में और मॉरिशस के जरिए अफ्रीका में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी एक अहम एरिया है, जाहिर है। निश्चित रूप से ग्रीन एनर्जी, वाटर सिक्योरिटी, ब्लू इकोनॉमी, क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, मरीन कंजर्वेशन, ये दोनों देशों के लिए कॉमन प्रायोरिटी होनी चाहिए। हाँ, खासकर मॉरिशस जैसे द्वीप देश के लिए तो क्लाइमेट चेंज और समुद्री प्रदूषण बड़े खतरे हैं। बिल्कुल, तेल रिसाव का खतरा, तटीय कटाव, इन सब में भारत तकनीकी और आर्थिक मदद दे सकता है। रणनीतिक मोर्चे पर वो अगलेगा द्वीप का क्या महत्व है? बार बार जिक्र आता है उसका। हाँ, अगलेगा द्वीप पर भारत की मदद से जो इंफ्रास्ट्रक्चर और निगरानी की सुविधाएं बन रही हैं, वो भारत के सागर विजन के तहत हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा, निगरानी और भारत की मौजूदगी को मजबूत करने के लिए बहुत अहम है। और ये प्रोजेक्ट दिखाता है कि दोनों देशों के बीच कितना गहरा रणनीतिक विश्वास और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है। फाइनेंशियल सेक्टर में और क्या हो सकता है? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोकने पर सहयोग को और मजबूत करना जरूरी है। इससे एक जिम्मेदार ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर के तौर पर मॉरिशस की साख और मजबूत होगी, जो भारत के हित में भी है। और आखिर में वो कल्चरल जुड़ाव, उसे कैसे और गहरा किया जाए? भारतीय संस्कृति और हिंदी भाषा को बढ़ावा देना, IIT जैसे प्रोग्राम के तहत स्कॉलरशिप बढ़ाना और मॉरिशस में जो प्रवासी भारतीय समुदाय हैं उनसे लगातार जुड़े रहने के लिए शायद एक प्रवासी भारतीय केंद्र बनाना, ये कुछ कदम हो सकते हैं जो लोगों के बीच के रिश्ते को और पक्का करेंगे। तो कुल मिला के देखें तो भारत और मॉरिशस का रिश्ता कई धागों से बुना हुआ है। स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक, कल्चरल और सबसे बढ़कर लोगों के बीच का गहरा कनेक्शन। ये एक ऐसी साझेदारी है जहां भारत मॉरिशस के विकास और सुरक्षा में एक बहुत अहम रोल निभाता है। हाँ, और वहीं दूसरी तरफ मॉरिशस भारत की हिंद महासागर रणनीति और अफ्रीका तक पहुंच के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये रिश्ता आपसी सम्मान और फायदे पर टिका है, लेकिन इसे आज की बदलती जियोपॉलिटिक्स और आर्थिक चुनौतियों के बीच से रास्ता बनाना होगा। बिल्कुल,
भविष्य में व्यापार को आसान बनाना, क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करना और प्रवासी समुदाय से जुड़ाव को और मजबूत करना, यही इस साझेदारी को टिकाऊ और दोनों के लिए फायदेमंद बनाए रखने की कुंजी होगी। और अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हिंद महासागर में जिस तरह की जियोपॉलिटिकल रेस चल रही है और मॉरिशस की जो अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उसे देखते हुए आने वाले दशक में मॉरिशस अपने आर्थिक विकास की ज़रूरतों, अलग-अलग ताकतों जैसे भारत और चीन के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता के बीच कैसे संतुलन बनाएगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।